सिद्धार्थ ने जब अपनी मदद करने वाली उस लड़की को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। एक रेंजर की कॉस्ट्यूम में वो लड़की गजब की लग रही थी। वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उसमें उतनी ही गजब की फुर्ती थी। वो उतनी ही स्मार्ट थी। उसके पास एक टूल बैग था। उसने सिद्धार्थ को बचाया और उससे कहा, उस पेड़ का ध्यान अपनी तरफ ही बनाए रखना, मैं कुछ करती हूँ। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी हो, अब मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ ने उस पेड़ से कहा। और तभी उस लड़की ने टूल बैग से एक बोतल निकाली और उसमें से पेट्रोल उस पेड़ की जड़ पर छिड़क दिया। इसके बाद उसने बिना देर किए माचिस निकालकर उस पेड़ में आग लगा दी। पेट्रोल की वजह से आग तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही देर बाद वो पेड़ जलकर धीरे धीरे राख होने लगा। इस तरह से उस पेड़ से सिद्धार्थ की जान बच गई। क्या मैं इस पेड़ से मेरी जान बचाने वाली इस बहादुर और खूबसूरत लड़की का नाम जान सकता हूँ? सिद्धार्थ ने उस लड़की से पूछा। मैं हैरान हूँ कि अब तक तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त गौरी, उस लड़की ने कहा। सिद्धार्थ गौरी को देखकर बिल्कुल चौंक गया था। बचपन की दोस्त अब जवान हो चुकी थी। सिद्धार्थ इस बात को नहीं जानता था कि उनके मैनेजर मिस्टर बजाज की बेटी उसकी बचपन की फ्रेंड गौरी ही है। जब गौरी को पता चला कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया है तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने डैडी के लिए जरूरी मेडिसिन खरीदी और उसने वीरानगढ़ जाने का मन बना लिया। गौरी पहले ही अपने कॉलेज की रिसर्च वर्क के लिए राजस्थान के पुराने महलों की प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। इन दिनों वो जयपुर में ही थी। जब उसे पता चला कि वीरानगढ़ का रास्ता बंद है तो उसने बिना देर किए एक बाइक हायर की और वीरानगढ़ की तरफ निकल गई। क्योंकि गौरी एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट थी, उसके लिए वीरानगढ़ की लोकेशन का पता लगाना बड़ी बात नहीं थी। वीरानगढ़ पहुंचने के बाद जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे भूता हवेली में उसके पेरेंट्स की खोज में गया हुआ था तो उससे रहा नहीं गया और वो भी वहां चली आई। सिद्धार्थ गौरी से 15 साल बाद मिल रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी अभी भी उसके सामने थी। उस डरावनी हवेली में इतनी खूबसूरत लड़की का मिल जाना ये एक खूबसूरत इत्तेफाक ही कहा जा सकता था। सिद्धार्थ को गौरी बहुत पसंद आई। उससे मिलने के बाद वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाया। लेकिन एक बात जिसने सिद्धार्थ को बहुत हैरान कर दिया था वो थी कि गौरी को उस पेड़ के बारे में कैसे पता चला और वो उसे बचाने के लिए यहाँ कैसे आ गई। जब उसने गौरी से इस बारे में पूछा तो गौरी ने उसे बताया कि उसने दरवाजे पर संस्कृत में लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ लिया था। गौरी से आगे बात करने पर सिद्धार्थ को पता चला कि वो देश के सबसे बड़े आर्कियोलॉजी कॉलेज से आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। यही कारण था कि उसे एंशिएंट संस्कृत की इतनी बढ़िया जानकारी थी कि उसने दरवाजे पर लिखी चीजों को इतनी जल्दी समझ लिया। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उसके उस हवेली में गायब हुए पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती थी। गौरी, तुम मेरी दोस्त होने के नाते मेरी मदद करना चाहती हो, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि भूतों और आत्माओं से है। यहाँ की अतृप्त आत्माएं खून की प्यासी है, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ के इस मिशन पर उसका मुकाबला अभी अभी सामने आए उस भूता पेड़ से भी ज्यादा खतरनाक कई चीजों से होने वाला था। उस हवेली पर काली शक्तियों का कब्जा था। चाहे जो हो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और इस भूता हवेली के तमाम रहस्यों को मैं भी जानना चाहती हूँ। जवाब में गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। उस मोटे पेड़ के जल जाने के बाद हवेली के पहले बड़े दरवाजे की पहेली सुलझ चुकी थी। इसके बाद धक्का देने पर वो दरवाजा खुल गया। उस पुराने दरवाजे के खुलने पर एक अजीब सी डरावनी आवाज थी। गौरी और सिद्धार्थ के साथ उस बूढ़े बाबा ने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के बारे में एक सच ये भी था कि वहाँ दिन के वक्त गए लोगों की जान तो नहीं गई थी, लेकिन या तो वो लोग पागल हो चुके थे या मौत से बदतर जिंदगी जी रहे थे।
सिद्धार्थ और गौरी दोनों को ही इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लोग इस बात से अनजान थे। लेकिन ये सच्चाई वो बूढ़ा बाबा जानता था। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस हवेली में बहुत सारे दरवाजे हैं और वो भी सभी बंद पड़े हैं। वह हवेली अंदर से किसी महल की तरह जगमगा रही थी। अंदर से सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। ये सब देखकर उन तीनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद हर एक दरवाजे के खुलने के बाद अंदर का नजारा ऐसे ही खूबसूरत नजारे में तब्दील हो जाता होगा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उस वक्त वो अंदर की खामोशी बहुत अजीब थी। वे तीनों अपने दिल की धड़कन को भी सुन सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस हवेली के बाहर इतना ज्यादा मनहूसियत हो, वो अंदर से इतनी शांति और सुंदर कैसे हो सकती है? गौरी ने कहा। गौरी के ऐसा कहते ही उसकी आवाज वहां जोर जोर से गूंजने लगी। हवेली में लगे तमाम शीशे जोरदार आवाज के साथ टूटने लगे। खुद को बचाओ, नीचे बैठ जाओ, सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। ये कहते हुए एक औरत की आवाज वहां गूंजने लगी। ये कैसी आवाज है सिद्धार्थ? अब हमारा क्या होगा? गौरी ने सहमी हुई आवाज में सिद्धार्थ से कहा। गौरी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पर बहुत खतरा है। सिद्धार्थ ने कहा। डरो मत, हमारे डरने से इन काली ताकतों को बढ़ावा मिलता है, उस बूढ़े बाबा ने कहा। इसके बाद वहां पर जोर जोर से किसी औरत की हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उस बूढ़े बाबा ने उसके कुर्ते में से कुछ सरसों के दाने निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें वहां आसपास फेंक दिया। उनके ऐसा करते ही सब कुछ दोबारा वापस शांत हो गया। इसके बाद उनकी नजर ठीक सामने वाले दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर हल्दी कुमकुम के बने पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। पहले ही की तरह इस दरवाजे पर भी कुछ लिखा हुआ था, जो कि अभी साफ नहीं दिख रहा था। वे लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद गौरी ने अपने टूल बैग में से एक ब्रश और एक लिक्विड निकाला। उस लिक्विड को छिड़कने के बाद उसने उस ब्रश से दरवाजे को साफ करना शुरू किया। गौरी के उस दरवाजे को छूते ही वो दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उस दरवाजे को पीछे से कोई जोर जोर से ठोक रहा हो। उसके पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और दरवाजे के पीछे से खून निकलता हुआ दिखाई देने लगा। इसे देखकर उन तीनों ने डरकर अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके बाद जब वहां कुछ देर कुछ भी नहीं हुआ, तो हिम्मत करके वो तीनों दोबारा आगे बढ़े। गौरी ने जब उस दरवाजे को साफ किया तो उन्हें वहां दोबारा संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द दिखाई दिए। वहां पर लिखे उस सेंटेंस को उसने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को समझाना शुरू किया। दरवाजे के ऊपर की पेंटिंग अभी है अधूरी, तोड़कर मिट्टी, जलाकर छत, कर दो उसको पूरी। ये कैसी अजीब पहेली है? कोई भला मिट्टी को कैसे तोड़ सकता है? दरवाजा भी कांप ही रहा था। उस पर लटका ताला जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही उसे पढ़ने के बाद गौरी ने ऊपर की तरफ देखा, एक बड़ी सी पेंटिंग ऊपर से उसके सर पर गिरी। लेकिन खुशकिस्मती से वो गौरी के सर पर ना गिर के गौरी के पैरों पर गिरी। वो एक पतले काले पत्थर पर बनी हुई पेंटिंग, जिस पर लड़की की खूबसूरत फ्रेम लगी हुई थी। ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है, कोई जल्दी से इसे मेरे पैर से हटाओ, दर्द से कराहते हुए गौरी ने कहा। गौरी, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, सिद्धार्थ ने उस पेंटिंग को हटाते हुए कहा।
हालांकि गौरी को दाहिने पैर के अंगूठे पर थोड़ी चोट आई थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से गौरी को घबराहट और दर्द की वजह से चक्कर आने लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। सिद्धार्थ और बूढ़ा बाबा दोनों भी घबरा गए। सिद्धार्थ ने गौरी को सहारा दिया तो गौरी ने उसे बताया कि उन्हें आगे क्या करना है। गौरी ने बताया कि उस सेंटेंस में एक क्लू दिया गया है, उसमें एक टूटी हुई पेंटिंग का जिक्र है। मुझे लगता है शायद ये वही पेंटिंग है, ये हमारे लिए एक हिंट है, गौरी ने कहा। गौरी के पैर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन वे तीनों मिलकर इस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगे। गौरी, तुम्हारी बात सही है, लगता है यही वो पेंटिंग है जिसका कोना टूटा हुआ है, मतलब वो अधूरी ही है और काले पत्थर से बनी है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन उस पहेली में लिखी बाकी बातें बहुत अजीब है, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तोड़कर मिट्टी, जलाकर छत, कर दो उसको पूरी। आखिर कोई छत को कैसे जला सकता है और मिट्टी को कैसे तोड़ा जा सकता है? सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इस पेंटिंग में दिखाई दे रही जगह को तलाश करना होगा, शायद वही हमें कोई क्लू मिल जाए। उस पेंटिंग में एक पहाड़ था और उसके नीचे फैला हुआ सूखी घास का मैदान। जब उन लोगों ने उस पेंटिंग के बारे में इस सच का पता लगाया और वे उसे गौर से देख ही रहे थे, तभी उस पेंटिंग में से एकदम से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगे। वो चमगादड़ उन तीनों लोगों पर अपने पंजे और चोंच से हमला करने लगे। गौरी, अपने आप को बचाओ, सिद्धार्थ ने कहा। बूढ़े बाबा ने कहा, अरे जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये चमगादड़ हमें नोच खाएंगे। जल्दी से दीवार पर लगी वो मशाल उठाओ और उनमें आग लगाओ। ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आग से हम इनका मुकाबला भी कर सकते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ वहां रखी मशालों को जला पाता, वे चमगादड़ मेन डोर के सामने इकट्ठा होने लगे। वहीं हॉल में एक बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था, जिसकी रस्सी नीचे लटक रही थी। सिद्धार्थ को लगा कि शायद इससे काम बन जाए और बिना देर किए वो उस घंटे को जोर जोर से बजाने लगा। घंटे के जोर से बजते ही सारे चमगादड़ हवेली के ऊपर की एक खिड़की से न जाने कहां गायब हो गए। बाबा, क्या आप इस पहाड़ के बारे में कुछ जानते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, गांव के बाहर दक्षिण की तरफ लगभग 3 किलोमीटर दूर ऐसा ही एक पहाड़ मौजूद है और वहाँ ऐसा ही घास का मैदान भी है। मुझे लगता है हमें बिना देर किए वहां पर पहुंचना चाहिए, बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। वे तीनों ही उस क्लू को लेकर बहुत हैरान परेशान थे। उस पहाड़ की तरफ बढ़ते वक्त वे लोग मन ही मन सोच रहे थे कि उस पहेली में लिखी हुई वो सारी बातें कैसे संभव हो सकती है। जैसे कि वे लोग उस पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक किसान की झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, बस सूखी हुई घास ही फैली हुई थी। उस किसान की झोपड़ी बांस और घास की बनी हुई थी। वे लोग हैरान थे कि क्या उन्हें वो पूरा का पूरा पहाड़ खोदना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता था? वहां तो कहीं मिट्टी का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर वो लोग मिट्टी को तोड़ते कैसे? उस पहाड़ पर तो पत्थर की चट्टानें ही थी। अब कैसे करेंगे वे तीनों इस मिशन को पूरा? और अगर मिशन पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा सिद्धार्थ के मम्मी डैडी का? मिशन को पूरा करने में उनके सामने और कौन कौन सी परेशानी आएगी? क्या बिना किसी नुकसान के वे तीनों ये काम पूरा कर पाएंगे? आप सुनते रहिए। वे तीनों रात होने से पहले उस पहाड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे क्लूलेस थे। जब कुछ
को समझ नहीं आया तो वे लोग वहां बनी झोपड़ी के पास जाने लगे। तुम दोनों इन बातों को